हाँ दी है अभी। ओके, शायद कुछ कम बच्चे हैं आज, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट हेडिंग क्या थी हमारा, क्या हो चुका था? डेंसिटी K2Cr2O7 ओके, सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज, राइट? हमारा अलॉय वगैरह सब कुछ हो गया था, इस पेज तक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। Am I right? यस सर। ठीक है। KMNO4 नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ DNA ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट कंपाउंड था K2Cr27 पोटेशियम डाइक्रोमेट, सेकंड इज KMNO4। As I have told you in last lecture, there are two compounds for DNA block element जो as such NCERT में दे रखे हैं। First one is K2Cr27, second one is KMNO4, right? इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स कंपाउंड्स भी हम देखेंगे, बट उनको बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में देखना है हमें। There are three methods for the preparation of KMNO4. All these three methods are given in NCERT. First one, MnO2 plus KOH plus O2. When we mix this thing in a furnace, we get K2MnO4. अब समझना है यहाँ पर, MnO2 is basically it is a type of ore which is called pyrolusite. इसे pyrolusite कहा जाता है। So pyrolusite is an ore of मैग्नीज, वहां से हम KMnO4 को प्रिपेयर कर रहे हैं, में उसे ऑक्सीडाइज किया +6 में, KOH plus O2 के प्रेजेंस में। Then MnO4 minus in acidic medium can undergo disproportionation change. ये एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन चेंज में जाएगा। ओजस का मैसेज है वॉइस इज ब्रेकिंग, कंफर्म करो मुझे। यस सर। यस सर। ओके, गिव मी अ मिनट। का 2 मिनट और वापस से देख लेते हैं। यदि फिर से कुछ इशू आता है तो बताना, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। So first way of preparation is using pyrolusite. MnO2 is called pyrolusite. इसका हमने यहाँ पे यूज किया है, इसको ऑक्सीडाइज किया +4 से +6 में। फिर +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एमएनओ मैग्नीज का, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा एसिडिक मीडियम में, MnO4 माइनस और MnO2 फर्दर बना देगा। इस MnO2 को हम रिसाइकल कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट मेथड ऑडिबिलिटी इज ओके नाउ? Am I audible properly? Yes sir, clear. यस सर। ठीक है। Second method, which is a commercial method of preparation, MnO2 plus KOH oxidized in air or using KNO3। यहाँ पे लिखा है air/KNO3। तुम देखोगे पहला जो स्टेप है ऑलमोस्ट सेम ही है, पिछले केस में भी MnO2 plus KOH plus O2 किया था, इसमें भी वही कर रहे हैं हम, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं MnO4 माइनस। द ओनली डिफरेंस इन द फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड इज सेकंड स्टेप, वहां पर MnO4 माइनस को हमने डिस्प्रोपोर्शनेट किया था, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन अल्कलाइन मीडियम। सो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, 100% मैग्नीज जो +6 में है दैट विल कन्वर्ट इनटू +7। यहाँ पे +7 और +4 दोनों में जा रहा था, फिर हम इसे रिसाइकल कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर दिया है सेकंड स्टेप में। क्लियर?
ये जेई में क्वेश्चन आया था, उसमें हमें जस्ट ये प्रोडक्ट ही पूछे थे, ए इज गिविंग बी इन प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन गिविंग दिस। तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था जो काफी सिंपल से हैं, और अगेन एनसीईआरटी में देखो शायद मेंस में आया था क्वेश्चन। थर्ड मेथड Mn2+ ले लो, Mn2+ का कोई भी सॉल्ट ले लो, H2OH2- which is peroxide disulfuric acid. It is a very strong oxidizing agent. इसमें peroxy linkage है, वो ऑक्सीडाइज करेगा Mn को +2 से +4 में, और खुद ऑक्सीजन जो -1 में था -2 में रिड्यूस हो जाएगा, सल्फेट बना देगा। So third method, only one step is there, Mn2+ plus H2OH2- giving MnO4- plus sulfate ion. कोई कंफ्यूजन? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है MnO4 का और MnO4-, दोनों ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज वन हैज -2 चार्ज, अनदर हैज -1 चार्ज। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। MnO4 which is called magnet ion, clear, और MnO4- को कहा जाता है पर मैग्नेट। MnO4 is magnet +6, MnO4 is magnet, MnO4- जिसमें +7 है उसे कहा जाता है पर मैग्नेट, हायर ऑक्सीजन स्टेट पर मैग्नेट। सो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें दिखेगा वो है 6/4 1.5। हियर बॉन्ड ऑर्डर फॉर Mn and oxygen is 7/4। total bond between manganese and oxygen is 7 2 + 2 + 2 + 1/4। क्लियर? ये ग्रीन कलर का है तो सेकंड वाला पर्पल कलर का है, कलर्स हमें याद रखने हैं। चलो कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं KMnO4 की। KMnO4 is a dark purple almost black isostructural with KClO4। ये अगेन एज इट इज लैंग्वेज एनसीईआरटी में दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO4। यदि ऑप्शन में आ जाता है तो हमें पता लगना चाहिए। Solubility is moderate, is around 6.4 gram in 100 gram of water. At 513 Kelvin, a KMnO4 can dissociate into K2MnO4 plus MnO2 plus O2. KMnO4 is very good oxidizing agent in all medium, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो, न्यूट्रल मीडियम हो, तीनों के रिएक्शंस हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर? ये तीनों के रिएक्शंस लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी हमने टाइट्रेशन में भी देखे हैं। तीनों ही मीडियम में ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +7 से +6, +7 to +4, +7 to +2। लिखा था कि हमने रिएक्शन सारे वहां पर, टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग KMnO4 MnO4- आयन। Some important oxidizing reaction of KMnO4 in acidic medium. KMnO4 can oxidize I- to I2, Fe2+ to Fe3+, oxalate to CO2, sulfide to sulfur, sulfite to sulfate। ये जो लास्ट रिएक्शन उसमें SO3 से SO4 में जा रहे हैं, सल्फर +4 से +6 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। एसिडिक मीडियम में Mn +7 से +2 में जाता है। सो Mn का एक ही प्रोडक्ट है, Mn +7 to +2 इन एसिडिक मीडियम। ये सारे रिएक्शंस हमने एक बार ऑलरेडी ऑब्जर्व किए हैं टाइट्रेशन में। Is there any confusion on this page? No, sir. Clear है यहाँ तक? Some more reactions. It can convert nitrite to nitrate, नाइट्रोजन को +3 से +5 में ऑक्सीडाइज कर सकता है। H2O3- that is, क्या बोलते हैं इसको, H2O3- को अभी अभी टाइट्रेशन में पढ़ा है हमने, आयोडोमेट्रिक में। क्या नाम है? Hypo solution. हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो सॉल्यूशन को टेट्राथायोनाइट आयन में कन्वर्ट करता है। पढ़े थे क्या रिएक्शन वहां पर? सेकंड रिएक्शन कुछ याद आ रहा है? आयोडोमेट्रिक का H2O3- can give S4O6- तो ये कुछ रिएक्शंस थे वहां पर। अब यहाँ पर जो थोड़े से यूजफुल रिएक्शंस हैं वो हैं बेसिक मीडियम के। ये रिएक्शंस रेयर हैं, बट जेई एडवांस में 2014 में एक बार ये यूज आया था, जब मेंस एडवांस नहीं होता था, जेई होता था सिर्फ, एक ही था, तब इसमें यूज आया था S2, ये वाला सेकंड रिएक्शन। बेसिक मीडियम में
जहां हाइपो सोल्यूशन H4O6 2- बना रहा था एसिडिक में, बेसिक मीडियम में बनाएगा सल्फेट। तो सल्फेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट था सल्फर का +2.5। तो ये डिफरेंस आ जाता है। इवन I- जो I2 बना रहा था एसिडिक मीडियम में, ये बना रहा है आयोडेट आयन, और MnO4- Mn2+ बेसिक मीडियम में MnO2 बना देते हैं मिलकर। सो I- का I2 बन रहा था एसिडिक में, बट यहाँ पे बन रहा है आयोडेट +5। वहां पे बन रहा था टेट्राथायोनेट, यहाँ पे बन रहा है सल्फेट। ये बेसिक डिफरेंस आ गया दोनों रिएक्शन। क्लियर है? काफी यूजफुल सा रिएक्शन है, बहुत दो ही रिएक्शन है देखा जाए, तीसरा तो कम प्रोपोर्शन है, अलग ही रिएक्शन है वो, बट दो ही रिएक्शन है मेनली, और दोनों काफी यूजफुल है। some more reactions on this page। ये रिएक्शन अगेन थोड़ा सा जो एनसीईआरटी से बाहर की चीजें हैं, कुछ यूजफुल चीजें एडवांस के लिए, वो यहाँ पे लिखी है। पहले पहले वाले पेज में जितना भी कंटेंट था वो एनसीईआरटी का था। KNO4 plus conc H2SO4 giving K plus MnO3 plus green color solution। KMnO4 plus conc H2SO4 यदि एक्सेस में ले लेंगे KMnO4 को तो क्या रिएक्शन होगा? यदि तुम एक्सेस में लोगे तो सिक्वेंशियल रिएक्शन होगा। पहले बनेगा MnO3 होल ट्वाइस, फिर वो बनाएगा Mn2O7, फिर फर्दर वो ब्रेक होगा MnO2 में। सो दोनों रिएक्शन में सिर्फ इतना सा रेफरेंस है, ऊपर KMnO4 लिमिटेड अमाउंट में है, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में। A mixture of sulfur, charcoal, KMnO4 form an explosive powder. A mixture of oxalic acid and KMnO4 catches fire spontaneously. The same thing happens when glycerine is poured over powder KMnO4. Then some separate reactions for K2MnO4। Cl2 किया तो क्या होगा, मतलब जस्ट एक चार्ट है, कुछ क्वेश्चन में इसका यूज आ सकता है। डेफिनेटली थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का इंफॉर्मेशन है, बट काम आ जाता है। Alkaline KMnO4 is called Bayer's reagent। So mainly this page is information based। फोटोग्राफी, ये हेडिंग वैसे केटाइनिक एनालिसिस में भी आएगा, जिन बच्चों का हो गया है वो ने पढ़ा भी होगा। A photography film consists of a light sensitive emulsion of silver salt AgBr in gelatin sprayed on a celluloid strip और ग्लास प्लेट। अब जो AgBr वहां पे स्प्रेड आउट होता है, जैसे ही वो लाइट के कांटेक्ट में आएगा, एक फोटो सेंसिटिव रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, AgBr डिसोसिएट होगा Ag और Br2 में। इट इज अ फोटोकेमिकल रिडक्शन ऑफ Ag इन द फिल्म डेवलपमेंट। जो फिल्म को डेवलप कर रहे होंगे, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर। कुछ साल पहले तक, आज से 10 या 20 साल पहले तक, कैमरे आते थे जिसमें फिल्म लगी होती थी और उसको क्लिक करके उस पर पिक्चराइजेशन लिया जाता था, फिर उसे एक डार्क रूम में डेवलप किया जाता था। हो सकता है तुमने कुछ पुरानी मूवीज देखी हो तो उसमें वो होगा भी, या अपने पेरेंट्स की बचपन की फोटो देखी होगी तो शायद उसमें भी होगा। डिजिटल कैमरे आने के पहले वो सब कुछ हुआ करता था। तो ये पूरा उस कैमरे में कैसे प्रोसेसिंग होती थी वो एक्सप्लेन किया गया है। एक टाइम पर डेफिनेटली बहुत यूजफुल था, बट अब ऑलमोस्ट वो खत्म हो गया है वो कल्चर। मतलब वो जो हम कैमरा यूज करते हैं वो अब बिल्कुल भी मतलब शायद 5 या 10% कहीं यूज आता होगा। इवन जो मूवीज बनती थी वो भी उसी पिक्चर्स के थ्रू बनती थी, बट टाइम के साथ साथ धीरे वो सब कुछ डिजिटल वे में जाने लग गई है। AgBr जो बच जाता है उसको फिर फर्दर हाइड्रोक्विनोल के थ्रू रिमूव किया जाता है, हाइड्रोक्विनोल से किया इंटेंसिफाई किया जाता है, और लास्ट में फिर एक्सेस ऑफ AgBr को रिमूव कर लिया जाता है यूजिंग फिक्सर विच इज Na2H2O3। अब इस पेज पे देखो, कुछ साल से तो मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, बट हाँ आज से 10-15 साल पहले तक जेई में क्वेश्चन इस पे बनते थे, क्योंकि तब ये ज्यादा यूज में था, अब उतना यूज में नहीं है तो उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक रफ थोड़ा सा बस हमें आइडिया होना चाहिए, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं और 2-3 जो रिएक्शंस है उसका एक रफ आइडिया होना चाहिए। जब तुम कुछ क्वेश्चन करोगे देखोगे तो मेरा रफ आइडिया लगेगा कि क्या यूज है इसका। हम्म
copper sulfate, blue vitriol. Preparation: copper plus H2SO4, copper oxide plus H2SO4, copper hydroxide plus H2SO4, CuCO3 dot CuH whole twice plus H2SO4, ये CuSO4 बनाएगा. कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब अगेन नथिंग मच टू एक्सप्लेन, एक बार पढ़ना ही है, इसमें लर्न करने का ही है. CuSO4 reaction with NaOH, zinc, Ki, FeSO4, KCN plus SO2. So a reaction CN, nothing much to explain here. Then some uses. वैसे तो मैं बताता हूँ, ये जो 2 या 3 कंपाउंड हैं अभी, ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा बाहर का है, बट एक बार जस्ट रीडिंग दे देना नोटबुक में लिखकर, तो कुछ भी कहीं यूज आएगा तो मैं थोड़ा सा रफ आइडिया रहेगा कि क्या है. तो कुछ भी इसमें एक्सप्लेनेशन का नहीं है, थोड़ा सा लेक्चर नोट्स में हमें कॉपी करना है और लर्न करना है. ब्लू विट्रियोल हो गया. जिंक सल्फेट विच इज कॉल्ड व्हाइट विट्रियोल, सेम इसमें भी है, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस, यूजेस. सो दोनों ही एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट एक रफ आइडिया हमें होना चाहिए. इवन वन मोर कंपाउंड, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, ये तीनों कंपाउंड एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं दे रखे हैं. क्वेश्चंस में ये बोलूंगा कि एडवांस में बाय चांस कहीं पे थोड़ा बहुत यूज आ जाए तो एक रीडिंग जस्ट दे देना. सर इसका वेटेज कितना है एडवांस में? चैप्टर का? हाँ. इस चैप्टर का वेटेज ये है, एक इंडिविजुअल चैप्टर है, किसी दूसरे चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है. एक क्वेश्चन मिनिमम मेंस में आएगा, एक क्वेश्चन मिनिमम, हो सकता है 2 भी आ जाए कभी, और एक क्वेश्चन मिनिमम एडवांस में भी आएगा, हो सकता है 2 आ जाए. मेंस और एडवांस मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं. तो काफी बार ये होता है कि मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहा हूँ, उससे भी एक क्वेश्चन आ गया और इससे भी एक क्वेश्चन आ गया. तो वेटेज वाइज मतलब एक क्वेश्चन वेटेज है, बट बहुत छोटा चैप्टर है. बहुत बड़े बड़े चैप्टर करने के बाद भी कभी कभी उनसे एक ही क्वेश्चन आता है. तो वर्थ है, मतलब इसको छोड़ना बिल्कुल भी ऑप्शन ही नहीं है वो. हाँ, इसमें तुम्हें लगता है कुछ छोड़ना है तो ये तुम ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ये इतना नोट्स में लिखकर इतना लिख सकते हो, नॉट इन एनसीईआरटी. जेईई मेंस में डेफिनेटली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से. क्लियर? यस सर. अब आते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जेईई मेंस में है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है सच, बट ठीक है, मेंस में है, हमें पढ़ना तो है ही सही. देयर आर 2 सीरीज, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज. 4F सीरीज लेंथेनाइट्स उन्हें कहा जाता है. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय Ln. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F1 to 14, 5D 0 और 1. वैसे 5D 0 होना चाहिए था, बट कुछ एक्सेप्शन केस में 1 भी आ जाता है. 6S2, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया. सो लेंथेनाइट, लेंथेनम 57 है. उसके बाद 14 एलिमेंट्स जो होते हैं एफ ब्लॉक में, फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम 58 to 71, दे बिलोंग्स टू 4F सीरीज. इन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. 5F सीरीज एक्टिनाइट्स कहा जाता है बिकॉज दे बिलोंग्स टू सेम ग्रुप जिसमें एक्टिनियम प्लेस्ड है, उसी पोजीशन पे रखे जाते हैं. एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89, 90 थोरियम टू लॉरेंशियम 103. दिस 14 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू actinites, 5F series. Lanthanides, general symbol to represent them Ln. First element is cerium. ध्यान रखना, फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम नहीं है, लेंथेनम बिलोंग करता है डी ब्लॉक. फर्स्ट एलिमेंट इज सीरियम, लेंथेनम के बाद जो आता है. They resemble very much with each other. Their stable oxidation state is +3. अच्छा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. दैट डज नॉट मीन कि दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं हो सकते हैं, बट +3 एक ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सभी के लिए स्टेबल है. दे बिलोंग टू ग्रुप 3b, 3b एंड 6th पीरियड. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल ट्राया पॉजिटिव आयन इज 4Fn. क्लियर? जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाएंगे, यू कैन ऑब्जर्व हियर इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तुम रिमूव करोगे 6s से, फिर 5d से. सो 5d मैक्सिमम होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 6s पे 2 इलेक्ट्रॉन. यदि तुम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, सो वी हैव इलेक्ट्रॉन ओनली इन 4F नाउ. सो विदाउट एनी एक्सेप्शन द कॉन्फ़िगरेशन इज 4Fn फॉर ट्राया पॉजिटिव. PM61 is radioactive
and prepared in laboratory synthetic element है. The overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium due to lanthanide contraction is unique features of lanthanides. समझना ना, ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है. लास्ट वन, जब हम लैंथेनम 3+ से लुटेटियम 3+ पे जाएंगे, ये पूरा ग्राफ भी उसके लिए ड्रॉ किया गया है. When you go from lanthanum 3+ to lutetium 3+, there is a continuous decrease in the size without any exception. ध्यान रखना, मैं +3 आयन की बात कर रहा हूँ, ट्राई पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूँ. So यहाँ पे भी lanthanum 3+ से lutetium 3+ लिखा है. So +3 lanthanum 3+ से जब lutetium 3+ पे जाओगे, without any exception atomic size continuously decreases. Is that okay? Yes. अगेन यहाँ पे सारे lanthanum और lanthanides और actinides के नेम विद देयर एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं. मतलब मैं पर्सनली, मुझे तो याद नहीं है एज सच कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, बट हाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूज नहीं आ सकता है. एनसीईआरटी में दे रखा है. जेईई मेंस में कुछ एक क्वेश्चन उन्हें लगा कि नहीं इस पे बनाना है तो बना सकते हैं वो. चलो प्रॉपर्टीज कंटिन्यू. इन lanthanum, Ln+2 and Ln+3 are predominant. Formation of Ce4+ is favored as it has noble gas configuration. Cerium 4+ फॉर्म इजीली होता है बिकॉज ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सीरियम +4 से +3 भी इजीली कन्वर्ट हो जाता है. इसका E0 वैल्यू होता है 1.74 वोल्ट. यदि इतना E0 है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा. सीरियम 4+ इज अ गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कहीं पे आएगा तो ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +4 to +3. PR, ND, TB and DY also exhibit +4 oxidation state with oxygen. All lanthanides are silvery white, soft metal and tarnish rapidly in air. Tarnish rapidly in air मतलब जब हम इन्हें एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो इनके जो शाइनिंग प्रॉपर्टी वो डिमिनिश हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन. Melting point range between 1000 to 1200 Kelvin except SM which has melting point 1600 Kelvin. They show color due to FF transition. जैसे DD transition होता है वैसे FF transition भी होता है. इनका आयोनाइजेशन एनर्जी 1 and 2 दे रखा है 600 and 1200 किलोजूल, which is similar to ionization energy of calcium. तो एक कैल्शियम का जो ग्रुप है उसके जस्ट साइड वाले ग्रुप में है, इसलिए इनका आयोनाइजेशन एनर्जी उससे कंपेयर किया गया है. Is that okay? E0 value +3 to 0, -2.22, -2.4 volt. Some reactions are given for lanthanides. जनरल रिएक्शन किसी का भी एक सिंगल अलग से रिएक्शन नहीं लिखा है. With halogens form halide, with H2O form hydroxide, with carbon form carbide, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड और एसिड के साथ सॉल्ट. जनरल रिएक्शंस हैं. लैंथेनाइड्स को हमें ऐसा इंटरप्रेट करना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं काफी कुछ मैच करती हैं कैल्शियम से. कैल्शियम जैसा हेलोजन से रिएक्ट करेगा उसी वे में ये भी करेगा. कैल्शियम CaC2 बनाता है, कार्बाइड LnC2 ये भी बनाएगा. सिर्फ वैलेंसी 3 आ जाएगी यहाँ पे, इतना डिफरेंस, क्योंकि ग्रुप 3 का कैल्शियम ग्रुप 2 का है. यहाँ पे जो दिया हुआ है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मीनिंग यही है उसकी प्रॉपर्टीज काफी कुछ मैच करती है कैल्शियम से. The best single use of lanthanum is production of alloy steels which is called mish metal. स्टील बनाया जाता है, एक एलॉय बनाया जाता है जिसमें 95% लैंथेनाइड्स होता है, 5% आयरन, ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. इसे कहा जाता है मिश मेटल. इज दैट ओके? Am I audible properly? Yes, sir. Okay. एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स के बाद इनमें बहुत उतना भी डिटेल में नहीं जाना है. They all are radioactive. Configuration 7s2d0 to 1 5f1 to 14 belongs to 3rd B group and 7th period. Size gradually decreases across the series. They show variable oxidation state. जैसे लास्ट टाइम +2 सभी का स्टेबल था, इनका ऐसा कुछ भी नहीं है.
They are silvery white and show variety of structure. They are highly radioactive metal, especially in powder form. They form oxide, hydroxides, reacts with acid, non-metals at moderate temperature. They do not react with alkali क्योंकि खुद मेटेलिक नेचर के हैं. मेटल हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड. नॉन मेटल बेस के साथ. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीरीज इज thorium, not actinium. Actinium belongs to D block element, thorium belongs to A block element. जैसे वहां पे सीरियम था. After uranium, all are transuranic synthetic elements derived from uranium. यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे सिंथेटिक हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए, नेचर में नहीं मिलते हैं, यूरेनियम से प्रिपेयर किए जाते हैं. सो जस्ट 5-6 प्रॉपर्टीज है एक्टिनाइट्स की जो पॉइंट वाइज लिखी उतना लर्न करना है. ये एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ लेंथेनम. सो यहां पर ये मैंने इसलिए लिखा है, शायद 19 में 20 में एक क्वेश्चन आ गया था. हमें जनरली हमेशा से बताया था लेंथेनम 3+, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द साइज. बट क्वेश्चंस जेई में आ गया था क्योंकि टेबल एनसीईआरटी में दे रखा था, जेई मेन में आया था. उन्होंने पूछा था सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, और लेंथेनम +3 आयन का नहीं. तो यहां पर उसके लिए मैंने लिखा हुआ है. लेंथेनाइट्स के यदि हम साइज की बात करेंगे, फर्स्ट इट इंक्रीजेस टिल यूरोपियम EU, देन इट डिक्रीजेस. सो इसके जो साइज में, एटॉमिक साइज में वो वेरिएशन है, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, जबकि +3 आयन का कंटिन्यूअसली कम हो रहा है. क्लियर? +3 मतलब ये सबसे कॉमन फैक्ट है, काफी जगह यूज होता है, ये लर्न किया जाता है. बट जेई में क्वेश्चन पूछ लिया गया था एटॉमिक रेडियस का. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा था, सिर्फ ये पूछा था सबसे ज्यादा किसका है, तो यूरोपियम का होता है. कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये लास्ट में नोट इसलिए लिखाए गए हैं, कहीं किसी कुछ क्वेश्चंस में यूज आए हैं तो वो नोट के फॉर्म में लिखा दिए गए. Cr3+ ion is responsible for color in ruby and emerald both. Na2Cr2O7 is more soluble than K2Cr2O7. Copper becomes green when exposed to moist air for a long time due to formation of basic carbonate layer. E+3 to 0, ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है. एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज दिए थे, उसको कोई बेस्ट क्वेश्चन बना इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे. FeCr2O4, यदि हम इसे Na2O2 में फ्यूज करेंगे तो Na2Cr4 बन जाएगा. बॉइल करेंगे Na2Cr4 एक्वस एसिडिक मीडियम में डाइमराइज होगा. H2O2 डालोगे CrO5 ब्लू कलर का लिक्विड बनेगा. उसे फर्दर O2 में डालोगे CrO3 ऑरेंज कलर का क्रिस्टल. मतलब जस्ट ये रिएक्शंस कहीं ना कहीं यूज आई है, तो वो रिएक्शंस उस फॉर्म में लिखी गई हैं. स्कैंडियम 3+, एट्रियम 3+, लेंथेनम 3+, टेंडेंसी टू फॉर्म, क्या लिखा है मुझे भी नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स. नहीं देख. कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स आयन. चलो मतलब इतना ही था. मैक्सिमम पोर्शन लास्ट लेक्चर में ही कवर हो गया था, आज बहुत ज्यादा नहीं था. यदि मैं आज का बताऊंगा तो जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वो ये वाला पेज हो गया, एक दूसरा ये पेज हो गया, और थर्ड KMnO4 की प्रॉपर्टीज. ये इतना एनसीईआरटी में दे रखा है. बाकी का मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि काम का नहीं है, मतलब डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं यूज आता है, इसलिए वो सब कुछ लिखा. और ये पेज तो एनसीईआरटी में काफी छोटा सा चैप्टर दे रखा है, बहुत ज्यादा कुछ कंटेंट है नहीं इस चैप्टर में. मतलब छोड़ने लायक बिल्कुल भी ये चैप्टर नहीं है, मतलब करना ही है, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इस चैप्टर को छोड़ दें. और ट्राई करो जितना जल्दी से कॉपी कर सकते हो कर लो. क्लियर? इसका बुकलेट डिस्कशन मैं लेक्चर में ही करूंगा. जब भी जिस बैच में लेक्चर होगा मैं बुकलेट डिस्कशन करूंगा. सबसे पहले एक्सरसाइज 1 और 3 कंप्लीट कर लेना, सारे ही बैचेस. इज इट ओके? Yes sir. Yes, sir. Yes sir.
तो इस कमिंग वीक में जब भी मेरे लेक्चर्स होंगे, मैं एक्सरसाइज 1 और 3 एक्सपेक्ट करूंगा कि वो तुम्हारे पास तुम्हारा करा हुआ हो, छोड़ना नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं इफेक्टिवली, JP1 JP2 में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, काइनेटिक्स चल रहा है जो मेरा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक जो चैप्टर बचता है सरफेस, वो शायद आकांक्षा मैम ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। तो मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट एंडिंग पर है, बट डेफिनेटली मैं 1 से 2 वीक का टाइम अभी ये लूंगा कि तुम्हारे जो करंट चैप्टर्स उनके डिस्कशंस वगैरह का, और JP3 में सरफेस केमिस्ट्री भी स्टार्ट करना बाकी उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया ऑफिशियली, मतलब सारी चीजें हो गई। बट डिस्कशन में पहले 2 वीक डिस्कशन पे ज्यादा फोकस करूंगा, उसके बाद फिर रिवीजन पे आएंगे हम।